नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम सीटेट एसएसटी एनसीईआरटी बेस काफ़ी पहले कुछ आपको थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बीच बीच में ट्विस्ट मिलता रहेगा, बीच बीच में आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा कि आज हम पढ़ेंगे वो भी एसएसटी में जियोग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यदि आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका हमारा पहला क्वेश्चन रहा आज का ये। अच्छा, सौर मंडल। पहले क्या है, सौर मंडल के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी की सिचुएशन क्या है, पृथ्वी कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे है, उसमें क्या है, फिर पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब आपका सूर्यास्त हो जाता है, रात हो जाता है, तो आपको देखना कितना अच्छा लगता है, यानी रात्रि में। आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तारे बोलते हैं। देखते देखते पहले आपको जैसे थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हो गया था, 1-2 दिखेंगे, जिसमें प्रकाश ज़्यादा रहेगा वो दिखेगा, फिर धीरे धीरे देखते देखते आपको आकाश में इतने सारे तारे दिखे लगेंगे, आपको उसमें जगह भी नहीं रह जाती है। और चमकीले होते हैं और एवं कुछ धुंधले होते हैं, कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, और क्या प्रतीत होते हैं, महसूस दिखाई देते हैं। मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनसे कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखो, आपको इधर तारे दिखाई दे रहे हैं आकाश में, यूं 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 यूं। तो ये क्या है, आकाश में टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं, तो वही आकाश चंद्रमा के बारे में, आकाश के बारे में है, सौर मंडल के बारे में है। चलते हैं अगले पेज पे। हमारा आज का अगला पेज क्या कह रहा है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। ये क्या है भैया, आपका चंद्रमा है, जिसे आप डेली देखते रहते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो क्या होगा, ये जो चंद्रमा होगा कभी घटता जाता है तो कभी बढ़ता जाता है। क्या होता है, अलग अलग स्थिति होता है, कभी एक स्थिति में आप नहीं देख सकते हो। आप पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में 1 बार देख सकते हैं। जो पूरा चंद्रमा होता है उसको महीने में आप 1 ही बार देख सकते हो, और जिसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा के दिन आप उसको क्या सकते हो, पूरा रूप में उसको 1 ही बार देख सकते हो। और 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है। क्या होती है, देखिए, महीने में जो 1 बार आती है उसे पूर्णिमा कहते हैं, और जो 15 दिन में आती है उसे क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अवलोकन मतलब आप आसमान को देख सकते हैं अच्छे से, उसमें उसका नज़ारा देख सकते हैं। यह क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब है, जो दिन में होता है, दिन में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, इसलिए जो हम तारे ओरे को नहीं देख पाते हैं, और नहीं तो तारे तो हर समय दिखते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं वो क्या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या होते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या बोलते हैं भैया, खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, कुछ बड़े आकार के भी होते हैं और कुछ गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। ठीक है, और इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। और क्या होता है, इनके पास अपनी खुद का ऊर्जा, हीट, और अपना खुद का लाइट होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखिए भैया, तारा के पास अपने पास भी क्या होता है, उनके पास खुद का अपना भी ऊर्जा होता है और अपनी भी गर्मी होती है, बट ये सूर्य से काफ़ी दूर स्थित हैं, इसलिए उनकी जो प्रकाश होती है, ऊष्मा होते हैं, हमारे पास तक नहीं आ पाती है। ठीक है, ये हमारा रहा सूर्य। चलते हैं
पेज नंबर अगले पे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं करते तथा अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है, यही है जो सूर्य से क्या होते हैं, हमसे सूर्य से मान लो सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य यहाँ पे ऐसे लाल लाल ऐसे चमक रहा है, तो ये जो तारे ओरे होते हैं इतने दूर होते हैं, जो काफ़ी, जो आपको पता है कि कोई वस्तु नज़दीक से देखोगे तो आपको क्या दिखाएगी, बड़ा दिखाई देगी, और उसको जितना ही दूर लेते चले जाओगे वो क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। और यदि आप जैसे मान लो ठंडी का सीजन है, आप ठंडी के सीजन में जो अलाव होता है, अलाव आग उग जलाते हो, तो आप जितना ही उसके पास रहोगे आपको क्या होगी, हीट, उष्मा ज़्यादा ही महसूस होगी, और आप जितने ही दूर चले जाओगे तो आपको जो उष्मा, उसकी हीट होती है वो कम होते चली जाएगी और आपको गर्मी लगना कम हो जाएगी। तो यही बोल रहा है कि इसीलिए जो सूर्य हमारे नज़दीक है, इसलिए हमको उष्मा और हीट और प्रकाश ज़्यादा मिलती है, और तारे हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए उसकी उष्मा और प्रकाश नहीं हमारे पास तक ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने से सभी वस्तुएं वही है कि जो दूर से दिखाई दोगे तो छोटी दिखाई देगी, और नज़दीक से देखोगे तो ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा आज का अगला पेज क्या कह रहा है। रात्रि में आसमान की ओर देखने समय आप तारों में विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, क्या होती हैं, आकृतियाँ होती हैं, जैसे आर्था मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यह बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी 7, जैसे देखो आपको 1 तारा, 2 तारा, 3, 4, 5, 6, 7, और ये देखो आपको ये पतंग की जैसा दिखाई देता है। कैसा, ये पतंग हो गया, इसके पुछल्ला हो गया, ये पतंग के पुछल्ला की बात दिखाई देता है। सप्तऋषि यानी 7 तारे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 तारों का समूह होता है जो नक्षत्र मंडल के अर्सा मेजर का भाग होता है। किसका, अर्सा मेजर का ही भाग है ये सब। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि के समय दिशा का निर्धारण तारों के माध्यम से करते थे कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। आज के जैसा इतना तो डेवलप था नहीं, तो वो तारों की जैसे एक क्या होता था, ध्रुव तारा था, वो हर समय ही उत्तर दिशा की साइड दिखाई देता था। इससे लोग उससे अनुमान लगाते थे, प्राचीन पहले के लोग। ठीक है, तो उससे, और ये देखो इसे ध्रुव तारा भी कहा जा सकता है, और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता। यह सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जो 7 स्थिति होता था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी स्थिति से जो सीधा यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे उत्तर दिशा में यहाँ पे क्या होता था, ध्रुव तारा होता था। ठीक है, चित्र में आप देख ही रहे हो, तो इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो आप बाकी आपकी काम की चीज़ें जितना है उतना हमने बता दिया यहाँ तक आपको। ठीक है, कि जो ध्रुव तारा होता है वो उत्तर दिशा में होता है। जो पहले के प्राचीन समय में लोग थे वो ध्रुव तारा से ही दिशा का निर्धारण करते थे। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज रहा ये। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होता है। जैसे कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, उसके पास अपना खुद का ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके, तारे के प्रकाश से। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और यह क्या कहलाते हैं, यह पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं भैया, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, आपको पता ही है। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किससे बना है, प्लेनेटाई से बना है। ये जो प्लेनेट है वो किससे बना है, प्लैनेट जो है क्या है, जो प्लेनेट है वो किससे बना है, प्लेनेटाई, PLANETAI से मिलकर के बना हुआ है, जो कि किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या होता है, चारों साइड घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। क्या है, यह एक भी ग्रह है, प्लैनेट है। यदि अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा ये सूर्य से प्राप्त करती है। ये क्या करती है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं जो उष्मा होती है, हीट होती है, वो सूर्य से प्रकाश करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य क्या होता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक
दूरी से जैसे हम चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। हम थोड़ा सा और दूर से दिखाई देंगे तो कैसी प्रतीत होती है, चंद्रमा की तरह प्रतीत होता है, दिखाई देता, चमकती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। ये जो हमारे पृथ्वी आपका ये है पृथ्वी, इसी को जितना ही दूर से देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। आज का अगला पेज रहा, कुछ रोचक तत्व है कि ये जो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ये छल्ले विभिन्न प्रकार के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती है। जो इधर इधर ये छल्ले दिख रहे हैं, ये इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, और पृथ्वी के इन शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा था। आप ऐसे खुली और नग्न आँखों से नहीं देख सकते हो, इसे किससे देख सकते हैं हम, दूरबीन से देख सकते हैं, ऐसे लगा के। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा आज का अगला पेज क्या है कि सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, सौरमंडल में कौन कौन है, सूर्य और 8 ग्रह तथा एक उपग्रह अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया आपको पता है हमारे सूर्य भगवान होते हैं। कौन होते हैं, सूर्य भगवान होते हैं, जो देखने में बहुत कड़क होते हैं। क्या होते हैं, बहुत कड़क होते हैं। उनके पास पता नहीं किस बात की गर्मी रहती है, दूसरों को गर्मी दिखाते रहते हैं, अपनी गर्मी दूसरों को दिखाते रहते हैं, लेकिन गर्मियाँ उनका भी ठंडियाँ में शांत हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अब सूर्य। सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल के केंद्र यानी मध्य यानी बीज में स्थित होता है, और यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे बना है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव सौरमंडल से बांधे रहता है। यह सूर्य के सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन, ये सूर्यवा जो है हमारा बेटा, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको देखना है कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब होता है जो हमारा सूर्य के बारे में हो गया, अब आते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार ये पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। इसको क्या बोलते हैं, BSP बोलते हैं, और MBS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BSP और MBS। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, बृहस्पति, फिर आपको शनि, ऐसे बोलते हैं। फिर अरुण वरुण आपको पता ही है, उसके बाद अरुण वरुण हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ये अपनी ही कक्षा में जैसे ऐसे ऐसे रहता है, तो इधर इधर अपना ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से इसे केवल 88 दिन लगते हैं। जो ये क्या है, बुध है, वो सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो इसलिए वो अपना जो परिक्रमा है, सूर्य का चक्कर है, सिर्फ मात्र और मात्र 88 दिन में कर लेता है। क्योंकि यदि कोई नज़दीक रहेगा तो कहीं भी जाना रहेगा तो जल्दी पहुँचेगा। ठीक है, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको, सूर्य को पृथ्वी का क्या माना जाता है, जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसकी जो आकृति होता है और आकार होता है उस लगभग किसके, पृथ्वी के आकार का ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय किया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 UB 330 जो सीरियस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ये प्लूटो को क्या, अब बौना ग्रह का श्रेणी दे दिया गया, बौना ग्रह का नाम दे दिया गया। किसको, प्लूटो ग्रह को। ठीक है, प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला पेज आज का क्या कह रहा है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं, उसी का चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए, जो ग्रह होते हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं, वो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो उपग्रह होता है वो किसके, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं, ये किसके चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के। ठीक है,
मानव निर्मित ग्रह जो एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। जैसे आप सेटेलाइट वोलाइट नहीं बोलते हो, उसको क्या करते हैं, ले जा करके वहाँ पे मानव निर्मित द्वारा छोड़ देते हैं। अब उसके बाद तरंगों को द्वारा वो उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और आपका संचार उंचार होता है, मोबाइल फ़ोन ऑन करते हो, उस पर होता है। ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट जैसे IRS और एडुसेट इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये मानव निर्मित है। क्या है, ये मानव निर्मित है। ठीक है। इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, ये सब इत्यादि मानव निर्मित क्या है, उपग्रह हैं। ठीक है। और पौराणिक रोमन कहानी में सूर्य देवता कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सौर परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सौर मंडल को सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, ये शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर दूसरी भाषाओं के लिए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो जियोग्राफी है कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो का शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना। आइए, जैसे अब आप जियो से जोड़ दोगे लॉजी तो क्या हो जाएगा, जियोलॉजी हो जाएगा, जिससे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। या जियो का जोड़ दोगे किसके, मेट्री से, तो जियोमेट्री हो जाएगा, पृथ्वी का मापन। मेट्री मतलब मापन हो जाएगा। और जियो के साथ जोड़ दोगे आइड, तो जियो आइड हो जाएगा, पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएगा। इसके अंतर्गत इसका अध्ययन हो जाता है। तो आप इसके साथ किसी साथ भी ऐड कर दोगे, उसका अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर हमेशा जो मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है और खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो उसके बारे में खगोल पिंड के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्या थे वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री? कौन थे भैया? आर्यभट्ट थे। कौन? आर्यभट्ट थे। उन्होंने कहा था कि हम सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीयविद ब्रह्मांड में रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आज के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कुछ न कुछ नया खोजने के लिए लगे हुए हैं। चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या कह रहा है, अब आ गया शुक्र। अब एक एक बुध आया, बुध शुक्र, उसके बारे में सबको पहले सूर्य था, उसके बाद सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो उसके बारे में हम सबको एक एक बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद अध्ययन करते हैं। शुक्र यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर, जो शुक्र है और यूरेनस, जैसे घड़ी ऐसे ऐसे इधर से चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी जो ग्रह हैं वो सब कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। कैसे? ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के होती है। देखिए, शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। कि जैसे ये ऐसे चलेगी, लेकिन शुक्र और यूरेनस को छोड़कर ये बाकी सब ऐसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? ऐसे, इधर से चलेंगे, और बाकी ये शुक्र और यूरेनस ऐसे चलते हैं। ठीक है। बुध यह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम है। जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। कितना है? नज़दीक। इसीलिए ये सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में कर लेता है। इसका परिक्रमण काल की जो अवधि है वो क्या है? 88 दिनों में। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। अब आ गया विनस। क्या आ गया? शुक्र यानी विनस। पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? जो शुक्र है वो पृथ्वी से सबसे निकटतम है, लेकिन सूर्य से दूसरे नंबर पे है। ठीक है। वीनस प्लैनेट को हम
यह नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम से दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। किसके बाद? चंद्रमा के बाद सबसे अधिक यही चमकता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। देखिए, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि जो शुक्र का आकार और पृथ्वी के आकार है वो लगभग सेम है और एक ही जैसे दिखाई देता है। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसकी जो है ये कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है? 243 में, 243 दिनों में कर लेता है। जैसे आप पृथ्वी जिस आकार का दिखाई देता है उसी प्रकार का शुक्र भी दिखाई देता है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अब आ गया हमारा पृथ्वी। ये रहा पृथ्वी। क्या रहा? ये रहा पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ये क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा? तीसरा है, लेकिन आकार में पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार में भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, जहाँ पे पानी है और ऑक्सीजन है। ये सब तो केवल पृथ्वी पे ही पाई जाती है और अन्य ग्रहों पे नहीं पाई जाती है। नहीं मनुष्य वहाँ पे भी जाके रहने लगे। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि अब पानी इसमें से कोई एक भी नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल से सबसे अधिक अद्भुत ग्रह है। कैसा ग्रह है? अद्भुत ग्रह है। और अंतरिक्ष से दिखाई देने पर क्या होता है? पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसकी 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला भी कहा जाता, नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका परिक्रमण का 365 जो आपका 1 साल में होता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो क्या है? चंदा मामा हो गए। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? अब अगर क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति 13 देखिए 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। किसकी जो प्रकाश की गति होती है 13 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अब इस गति के बावजूद जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो नील आर्मस्ट्रांग था वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले कहाँ? चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? आपको पता है कि जो आपको इतना याद रखना है कि जो भारत के सबसे कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर गए हुए थे। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं कि चंद्रमा क्या है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। कौन सा? ये जो चंद्रमा है सिर्फ यही एक उपग्रह है पृथ्वी के पास। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 होता है। इसका व्यास कितना होता है? 1/4 होता है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे पास ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। कहने का मतलब होता है ये पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक होता है, इसीलिए क्या होता है? थोड़ा सा लंबा बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर ही है, इसीलिए यह हमको क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि सूर्य कितना दूर है और चंद्रमा कितना दूर है। चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा होता है वो, क्योंकि जब ये चंद्रमा उपग्रह है तो ये सूर्य का चक्कर तो लगाएगा नहीं, या किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। किसका? पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक ही चक्कर भी पूरा कर सकता है और अपने अक्ष पे एक चक्कर घूम भी सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कितना? पूरा भाग नहीं दिखाई देता, उसका एक ही हिस्सा दिखाई दे सकता है।
चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे, छोटे मोटे गड्ढे भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी गड्ढे हैं, चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन जब पूरा पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो उस पर जितने प्रकार के गड्ढे उड्ढे होते हैं, छाया वाया होते हैं, आपको देखो जैसे दाग दाग धब्बे धब्बे ऐसे 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 दिखाई देते हैं, वो आपको पूर्णिमा के दिन खूब बढ़िया से दिखाई दे देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। अब आ गया हमारा मंगल ग्रह। कौन सा आ गया? मंगल ग्रह। सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसे हम लौह ऑक्साइड यानी जिसके कारण जो मंगल ग्रह लाल भी होता है, जिसके रंग से क्योंकि होता है, जिसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसी के कारण ये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और इसकी जो दिखावट है वो लाल में होती है, जो ये कैसा दिखता है? लाल प्रकार का दिखता है, लाल कलर का दिखता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 687 दिन है। कितना दिन है भैया? 687 दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबेस और डीमोज। ठीक है, इसके कौन कौन से हैं? एक फोबोस है और एक डीमोज, इसके दो उपग्रह हैं। और मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जो ये पृथ्वी हमारी है उस पे मंगल को अपने खुली आंखों से देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आपका बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट के बाद। जुपिटर क्या कहता है? बृहस्पति यह आकार में हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ये जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है। और ये क्या बोल रहा है? यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। इसका परिक्रमण काल लगभग 11 साल 11 महीने का होता है। कितने दिनों में वो तो करता है अपना सूर्य का परिक्रमा? कितने? 11 साल 11 महीनों में करता है। सूर्य को चक्कर लगाता है, यूं जाएगा, 11 साल लग जाएगा इसको चक्कर, क्योंकि ये दूरी पे है ज़्यादा। और बृहस्पति ग्रह के 95 उपग्रह हैं। कितने? 95। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था, आपको थोड़ा सा सीधे सीधे बीच में से लाइन उठा के, क्या बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति के पास 85 उपग्रह हैं, 75 ऐसे दे देगा तो आपको वहीं पे वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब आ गया शनि ग्रह। कौन सा आ गया? शनि ग्रह आ गया। ठीक है, शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय क्या होती है? वलय आकृति पाई जाती है। और जो टाइटन होता है वो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है क्या है? टाइटन ये शनि का, किसका? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका है? शनि का। आपको इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है। उपग्रह है, इसका परिक्रमण काल क्या होता है? 29 साल 5 महीने। ये जो शनि होता है ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? सूर्य का चक्कर कितने? 29 साल और 5 महीना, 5 मंथ में लगाता है। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 तक शनि ग्रह के 146 उपग्रह हैं। ये जो NCERT है हमारा, ये पुरानी NCERT के अकॉर्डिंग है। अभी 1 दिसंबर 2023 तक ये क्या है? शनि के अंदर 146 उपग्रह हैं। ठीक है, अब आ गया आपका यूरेनस। ठीक है, यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्चेल ने की थी, 1781 में की थी, जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आकार में तिरछा दिखाई देता है, इसलिए इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसका परिक्रमण काल कितना? 84 ईयर्स, 84 साल में। कितने भैया? 84 साल में। और यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 उपग्रह होते हैं। ठीक है, उपग्रह हैं 27, ये 27 है। ठीक है, 27। ठीक है, ये जो अरुण है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? 84 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 84 ईयर्स में। चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? अब आ गया आपका नेपच्यून यानी वरुण के बारे में आ गया।
नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल सूर्य से सबसे दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। कितना है? सबसे, जो अरुण वरुण आता है, पहले यम भी था, उसको यम को अभी क्या कहते हैं, उसको ग्रह की दर्जा से हटा दिए हैं क्योंकि वो दूसरी की कक्षा में जाकर परिक्रमा करने लगा था, इसलिए। यह सबसे ठंडा ग्रह है। क्या है? ये बेचारा बहुत ठंडा है, बहुत शांत स्वभाव का है, हमारे जो टाइपराइटर भैया हैं उनके जैसा। इसका परिक्रमण काल 164 साल में होता है। किसका होता है? 164 साल में होता है। ये जो सूर्य का चक्कर कितने लगाता है? 164 साल में लगाता है। नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के कितने? 14 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या कह रहा है? अब जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉयड बोलते हैं, वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? एस्टेरॉयड बोलते हैं। ये तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और सूर्य के चारों साइड क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इन छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में एक पट्टी नुमा होती है। जैसे मान लो ये मंगल हो गया और ये बृहस्पति हुआ, उसके बीच में एक ऐसे पट्टी नुमा पाई जाती है, ऐसे पट्टी नुमा पाई जाती है, उसी में ऐसे उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। किसके होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जो कि बहुत साल पहले जब विस्फोट हुआ था तो ग्रहों से टूट करके, जैसे कोई बड़ी वस्तु रहेगी, उससे अगर कोई पत्थर रहेगा, अब उसको फोड़ोगे तो वो टूटेगा, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े और भी हो जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो यही ग्रहों से टूट करके ये जो क्षुद्र ग्रह बने हैं, वो ग्रहों से टूट करके ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हुए हैं। ठीक है, अब आता हमारा उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और ये जो उल्का पिंड होते हैं, ये क्या करते हैं? ये भी सूर्य के चारों साइड क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के चारों साइड चक्कर लगाते हैं। मान लो ये सूर्य हो गया बीच में और इसके साइड क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंडी पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की भी हो जाती है। कभी कभी होता है कि जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या करते हैं? पृथ्वी के एकदम नज़दीक आ जाते हैं और क्या होता है? ये पृथ्वी से टकरा जाएंगे। कभी कभी आप सोशल मीडिया पे वैसे पे आप देखते होंगे कि अरे ये उल्का पिंड, ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर लड़ने वाला है, पृथ्वी अब नहीं रहेगी, ऐसा क्या पृथ्वी रहेगी? आप लोग ऐसा यूट्यूब सोशल मीडिया पे तमाम देखते होंगे। तो वही होता है, ये उल्का पिंड होते हैं, वो पृथ्वी के कभी कभी बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार उत्पन्न होता है। और क्या कहते हैं? पृथ्वी जैसे आते हैं, वायु के घर्षण के कारण वो आपस में ही क्या होते हैं? वो जल जाते हैं और चमकदार उत्पन्न होता है, यानी बिजली उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर पड़ती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ये टूटता हुआ तारा, ये बोलते हो कि आप भी ऐसे मन्नतें पूरी मांग लो। आप वो जो शाहरुख खान की मूवी में आप लोग देखते हो कि आप इसे बिलीव करते हो, टूटता हुआ तारा देखकर आप मन्नतें मांगो, तुम क्या मांगे, ऐसा आप लोग देखते हो मूवी में। तो आप लोग तो ऐसा ये सब कुछ नहीं होता है, ये टूटता हुआ तारा होता है। ये क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं, जो टूट करके वो पृथ्वी के साइड आते हैं। और कभी कभी कोई उल्का पिंड इतने बड़े होते हैं कि वो आते हैं तो वो पृथ्वी के गिरते हैं और गड्ढा बना जाते हैं। जो कभी कभी झील उल होती हैं, उसी बड़े बड़े उल्का पिंडों से टूटने के कारण, टूट के गिरने के कारण झील उल बनी रहती हैं। ठीक है, क्या आपने तारों को खुले आकाश में एक और दूसरी ओर से फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। जिसे क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। यह हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा का ही एक भाग है। और प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा है। ये आपकी स्टोरी रही। ठीक है,
चलते हैं अगले पेज पर। आज का हमारा अगला पेज क्या कहलाता है? आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लाखों आकाश गंगाएं, छोटे छोटे उल्का पिंड, ये सब मिलकर इसका ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड का कल्पना भी करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक कभी कभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। जो वैज्ञानिक है अभी उसमें जितना से ज़्यादा हो सके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं होती है और इसके आकार में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। जानकारी होती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस पहले ब्रह्मांड का हिस्सा है। कहने का मतलब है कि ये सब क्या है? ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। अच्छा, ये अब क्या आ गया? आपका आ गया अब क्वेश्चन। थोड़ा सा थियरी समाप्त होता है, अब चलते हैं थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? अब देखो भैया, आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर पहला, कि किन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जो आकार में बहुत बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। या जिनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं, तो आपका पता हो कि आपका तारा क्या कहलाता है? आपका तारा क्या कहलाता है? अभी आपको हमने पहले ही बताया, जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, नहीं, तारे आकाश सूर्य से भी बड़े होते हैं, ये हमने आपको बताया। जिनके पास अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, बिल्कुल सही, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। और जिनके पास अपनी ऊष्मा का अरे नहीं होता है, और जो अपनी नहीं, ऐसे काटो, इतना ज़्यादा अध्ययन कर लिए, इतना डिटेल में पढ़ लिए तो काहे फालतू हम समय गंवाएं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? क्या आकाशगंगा कहलाती है, सौर मंडल और एंड्रोमेडा नक्षत्र मंडल क्या कहलाती है? आप लोग जरा सा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहलाता है? जो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति कहलाती है, क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। सौर मंडल जो जहाँ होता है, नहीं, आपका क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। कब से यही चिल्ला रहे हैं आप लोग, फिर भी गलत आंसर दे रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर जो है या बिग बियर का संबंध किससे है? क्या सौर मंडल से है, नक्षत्र मंडल से है, क्षुद्र ग्रह समूह से है? इनमें से कोई नहीं। ये जो आपका अर्सा मेजर बिग बियर संबंध है, किससे संबंधित है? आपका किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भैया? अरे सौर मंडल से नहीं है जी, और क्षुद्र समूह से भी इसमें से कोई नहीं, ये नक्षत्र मंडल से। अर्थात आपको इतना बताएं कि किससे है? जो बिग बियर है, रहने दो, ये कितना आपका आंसर हो जाएगा? सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, और जिसके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आपका 5वां आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? आपको खगोलीय पिंडों का ग्रह कहा जाता है जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। भैया ग्रह है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी के पास अपना खुद का है नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी बार कैलिफोर्निया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, इतना ही है का जी? क्वेश्चन तो बहुत कम लिए भैया। चलिए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर करना न भूलें। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।